हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है ना हम करने वाले हैं चैप्टर वन द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, इसके अंदर हम जो है बिल्कुल इसकी समरी मतलब एकदम अच्छे से इसके अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है मैं आपको समझा दूंगा, मतलब इसके अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब। ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ से कुछ फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म का देख लेते हैं हम। ठीक है, तो फुल फॉर्म पहले क्या है, इसमें क्या आ रहा है हमको जहाँ तक मुझे दिख रहा है, नेम। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म। एक नंबर यहाँ से हो गया। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और दूसरा जो है कि द चैप्टर शो हाउ द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, ठीक है, वाज सेंट्रल टू कोल्ड वॉर। ये सेंट्रल था कोल्ड वॉर के अंदर। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना। और दूसरा जो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल बैलेंस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। दूसरी बात जो है, अब जो मेन इम्पोर्टेंट जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पे, अब ये डायग्राम दिख रहा है दो सुपर पावर्स का। ठीक है, दो सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, अब जो यूएसए है, यूएसए का जो ये फ्लैग है इससे हमें पता चला है यूएसए। अब यूएसए ने जो है 23 फरवरी, ठीक है, 23 फरवरी 1945 को जो है कहाँ पर, लो जिम्मा, जो कि एक जापान के अंदर जगह, वहाँ पर जो है अपना मतलब वहाँ पर जीत वो जो है अपना ये जो फ्लैग है वहाँ पर वो दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। पूछ सकता है कि कहाँ पर ये जो है ये डायग्राम किससे रिलेटेड है, तो ये लो जिम्मा जहाँ पर जो है फाइट उन्होंने जीती थी वहाँ पर ये दिखा रहा है अपना फ्लैग। दूसरा जो डायग्राम है वो है यूएसएसआर का। ठीक है, यूएसएसआर जो कि ये यूएसएसआर अब ये कहाँ का है, ये है कहाँ पे, रिस्टेग इन बर्लिन। ठीक है, एक बिल्डिंग है रिस्टेग, उसके ऊपर जो है रिस्टेग इन बर्लिन वहाँ पर है। ठीक है, जर्मनी के अंदर। तो ये भी इन मई 1945, इन मई 1945 मतलब कि 1939 से जो 1945 तक हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चला। ठीक है, ये सबको पता है। 1945 को जो है जीती कौन सी, जो अलाइड पावर्स है, उन्होंने एक्सिस जो पावर्स थी उन पर जो है जीत हासिल कर ली। तो उसी का ये हमें डोमिनेंस दिखा रही कि हमने जीत हासिल की, तो कौन कौन सी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए अपना फ्लैग वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो ये भी 1945 के अंदर जर्मनी के अंदर ये रिस्टेज, जो कि ये यूएसएसआर से रिलेटेड फ्लैग है, जो कि यहाँ पे साइन है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो है टास्क। अब जो टास्क है ना वो क्या है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, ये टास्क TASS। तो ये है टेलीग्राफी एजेंसी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, SS मतलब सोवियत यूनियन का है, टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म याद होगी। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो दूसरा है, अब ये देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं क्या है कि अब जो है ना ये मैप है, ये मैप आपको जो है ये है क्यूबा, एक जो आइलैंड कंट्री था। अब यहाँ पर जो है कहाँ से हमें ये जो मैप है सबसे पहले वो देख लेते हैं, जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। तो ये जो सोर्स है हमारे पास, जो सोर्स है वो कहाँ से है, कैनेडी जो प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है उसके म्यूजियम में रखा हुआ जो है वो है। अब मैप शोइंग द रेंज ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल, क्यूबा से जो है न्यूक्लियर मिसाइल को जो है इसका रेंज कहाँ तक है वो हमें दिखाया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन इन क्यूबा यूज ड्यूरिंग द सीक्रेट मीटिंग ऑन द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी वहाँ पर जो है सीक्रेट मीटिंग हुई थी, किसकी हुई थी, तो उस समय जो है जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और जो निकिता क्रुश्चेव है वो कहाँ के प्रेसिडेंट थी, वो कहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो थे सोवियत यूनियन के। और जो फिडेल कास्ट्रो है वो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे उसमें।
तो यहाँ पे जो साफ-साफ लिखा हुआ है ना, ये देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर साफ-साफ लिख रखा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन अप्रैल 1961, लीडर ऑफ द लीडर ऑफ द यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब यूएसएसआर की फॉर्म जो है ये है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। एंड द यूनाइटेड स्टेट यूएसए would invite communist to rule Cuba and also Fidel Castro. Fidel Castro, the president of the small island nation of the coast of the United States, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अब जो है निकिता क्रुश्चेव है, वो जो लीडर है सोवियत यूनियन के, वो डिसाइड करते हैं 1962 के अंदर कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को कहाँ पर प्लेस करते हैं, क्यूबा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जो क्यूबा है ना, क्यूबा वॉज एन एले ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है, एले ऑफ द सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे लिख रहा है वॉज एन एले ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। तो मतलब एले मतलब उसका जो मित्र था क्यूबा का और सोवियत यूनियन का, तो वहाँ से जो है बहुत फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस वहाँ पे अच्छे थे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जो है क्वेश्चन। 3 weeks आफ्टर जो है सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड जो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनको पता चला 3 हफ्ते बाद। एंड तो जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग एंड माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रूस्चेव टू रिमूव द मिसाइल। एंड तो उन्होंने वहाँ पे जो है अपनी जो मतलब कह सकते हैं कि शिप्स जो है भेजी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि वो हम वो नहीं करना चाहते, तुम भी मत करो। तो मतलब उन्होंने एक चेतावनी देकर कहा कि हम भी अगर तुमने वॉर की तो हम भी जो है मिसाइल्स हमारे पास भी है, तो उस हिसाब से तो इस क्लेश को जो है कहा गया न्यूक्लियर मिसाइल क्राइसिस, ठीक, सॉरी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो यहाँ तक पता चल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर एरा। तो इसको जो है हम हाई पॉइंट के रूप में जानते हैं, मतलब हाई पॉइंट इस समय जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, उसमें जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट था किसका, कोल्ड वॉर एरा का, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब इट नेवर स्केलेटेड इनटू, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हॉट वॉर एंड दैट इज़ अ फुल स्केल वॉर बिटवीन दिस टू पावर्स। मतलब ये है कि अब यूएसए है एंड यूएसएसआर है, दोनों आपस में कभी एक दूसरे के सामने आकर जो है गोलियां नहीं चलाई इन्होंने, ठीक है। तो मतलब ये है एक जो है हम इसको कह सकते हैं कि हॉट वॉर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब कोई भी ना कोई मिसाइल्स यूज़ हुई, ना किसी जो है देश पर एटम बम यूज़ हुए, ठीक है। जो मतलब कुछ भी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो सब कुछ यूज़ नहीं हुई। तो ये जो है कोल्ड वॉर के नाम से ही जाना जाता है, हॉट वॉर में कभी भी स्केल जो है मतलब बदला नहीं, ठीक है। तो मेनली ये जो चैप्टर है ना, इसको हम कह सकते हैं कि दोनों जो यूएसए एंड यूएसएसआर है, वो क्या करना चाहती थी, अपनी अपनी जो आइडियोलॉजी है यूएसए की, अभी हम देखेंगे उसको भी। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो यूएसए है, US represents the ideology of liberal and democracy and capitalism, while the Eastern alliances headed by the Soviet Union was committed to ideology of socialism and communism. अब जो यूएसएसआर है, जो सोवियत यूनियन था उस समय जो सोवियत यूनियन था, आज के समय उसको हम जो रसिया है उसके नाम से भी जानते हैं। तो यूएस सोवियत यूनियन भी कह सकते हैं और यूएसएसआर दोनों ही हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के नाम से तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, एक तरफ था यूएसएसआर, ठीक है। इसकी जो पहली आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म के अंदर। अब इसको हम हाँ कम्युनिज्म में ही कहेंगे। और सोशलिज्म में देखो, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कम्युनिज्म मतलब फुल कम्युनिस्ट जो है फीचर है ना, वो इसमें आते हैं, फुल कम्युनिस्ट फीचर आते हैं। तो मतलब इसमें कोई भी कैपिटलिस्ट हम जोड़ ही नहीं सकते बाद में भी।
सोशलिज्म का मतलब है हम अगर चाहे तो इसके अंदर बदलाव करके कैपिटलिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि चाइना ने किया था। ठीक है, उसके पास उसने जो है वो एक कम्युन सोशलिस्ट जो है सोशलिस्ट के जो सोशलिस्ट चाइना है, मतलब कि पहले वहाँ पे जो ताइवान है वो तो आज अलग हो गया, उसके बाद जो कम्युनिस्ट एक नेशन बना चाइना, उसने जो है उसके बाद सोशलिस्ट, उसको हम सोशलिज्म कह सकते हैं क्योंकि उसने जो है कुछ वो अपनाई थी, कुछ जो है कैपिटलिस्ट के साथ संबंध, मतलब उसने जो है अच्छे रिलेशन बनाए और कैपिटलिस्ट जो फीचर उसे अच्छे लगे उनको भी अपनाया। तो कम्युनिज्म ही एक जो है अच्छा है, जिसके अंदर कोई भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फीचर्स नहीं अडोप्ट कर सकते, ओनली कम्युनिस्ट। तो यूएसएसआर कम्युनिस्ट को करता था और यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इनमें डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। अब जो कोल्ड वॉर है ना वो क्या था, बेसिकली क्या था, इसको हम देखेंगे। इसे कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1939 से 1945 के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है। किसके बीच में होता है? उस समय जो अलाइड पावर्स थी वो थी यूएस, सोवियत यूनियन, और जो ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये थी अलाइड नेशंस। डिफीटेड द एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स कौन सी थी? तीन जो मेन एक्सिस पावर थी वो थी जर्मनी, इटली एंड जापान। और भी थी लेकिन जो मेन है वो थी चीन, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो इनको जो हरा दिया था उसके बाद जो 1945 है, 1945 के अंदर जो है क्या हुआ था, ये दोनों जो देश है ना, जो मतलब अलाइड नेशंस है, अलाइड नेशन में कौन आ जाता है? जो हमने अभी देखा यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसए एंड यूएसएसआर की जो इकोनॉमी कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद निकलने के बाद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली मानने लगी। तो उन दोनों ने सोचा कि हम अपनी आइडियोलॉजी को फैलाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। ठीक है, इन दोनों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना शुरू कर दिया। अब यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट और इनकी यूएसएसआर की कम्युनिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में बहुत मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस देखो कैसे है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो यूएसए वो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट हम कहेंगे कि कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है कि फ्री, मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट में एक होता है कि जो है कंपटीशन होता है, दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन होता है। ठीक है, पहले तो ये सुन लो कि फ्री कंपटीशन, देन प्राइवेटाइजेशन होता है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, इतना गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। अब जो यूएसएसआर है कैपिटलिस्ट, उसमें इसी का अपोजिट है, नो फ्री जो है कंपटीशन, या फिर नो प्राइवेटाइजेशन, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। मतलब ये है कहाँ पर होता है? यूएसएसआर में जैसे फुल गवर्नमेंट कंट्रोल हर रिसोर्सेज पर, वहाँ पर जो है लोग के पास कोई फ्रीडम नहीं होता है। ठीक है, या फिर यूएसएसआर की बात करें हम, तो इसके अंदर हम जैसे कम्युनिस्ट देखा तो इसके अंदर हमने 3-4 बताई। इसके अंदर है कि जो हम क्या कहें कि सभी लोगों के पास इक्वल इक्वल होगा, मतलब कोई ज़्यादा मेहनत करे या ना करे। ठीक है, सबके पास इक्वल, जैसे एक लैंड है तो उसका जो है सबको इक्वल, हर एक पर्सन को इक्वल इक्वल शेयर बांट दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इक्वलिटी पर बेस्ड होती है। ये जो है मेनली ये जो कम्युनिस्ट की थ्योरी है वो दी थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है इन दोनों के बीच में। अब ज़्यादा डीप के अंदर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें देखते हैं ना, हमने पहला देख लिया 1939 टू 1945। अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 के भी 18 में हुआ था। ओके, अब देखते हैं द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आल्सो बिगिनिंग द कोल्ड वॉर, यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है,
इसमें क्या है हम देखते हैं, एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो है ये कि द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 के अंदर किया था, ठीक है। जापान टू सरेंडर, अब जापान ने सरेंडर कर दिया। अब यूएस डिसीजन ड्रॉप द US decision drove the have argued that US knew that Japan was about to surrender। जापान को हालांकि ये पता था यूएस को कि जापान सरेंडर तो वैसे कर देगा, तो ये क्या ज़रूरत थी उनको गिराने की। हिरोशिमा और नागासाकी जो दो सिटी हैं जापान की, वहाँ पर इन्होंने जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं उनको ड्रॉप किया। अब तो क्या ज़रूरत थी, तो ये है कि इसमें जो बताया गया है कि दे सजेस्ट दैट कि कुछ लोग जो है कुछ ये मानते हैं कि said the US actions was intended to stop the Soviet Union for making military and political gains in Asia and elsewhere and show Moscow that United States was supreme। अब या तो यूएसए अपने आप को दिखाना चाह रहा था कि वो सुप्रीम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट जो मतलब सुप्रीम है किससे, यूएसएसआर से। दूसरा ये थी कि मिलिट्री पावर जो है अपनी पॉलिटिकल गेन एशिया के अंदर अपना डोमिनेंस जमाना चाहता था, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, इसी वजह से उसने इतना बड़ा बहुत भारी नुकसान था। वैसे ही आज भी अगर हम देखें जापान के अंदर, तो आज भी कई जो पीढ़ियाँ हैं वो अपाहिज पैदा होती हैं, मतलब उसी का एक एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है, ये जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने डिस्ट्रक्शन फैलाया, कितनी सारी लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़, लॉस ऑफ जो है घर कितने सबके छिन गए, कितने लोग मारे गए, ठीक है। बहुत भारी मात्रा में इसका वो हुआ था। बेसिकली इसका जो हम और डीप के अंदर थोड़ा सा जाए तो ये है कि ये जो थे ना, इसको जो मतलब एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनते हैं, फिर इनको क्या बनाने की जो थ्योरी है, ये फॉर्मूला वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन उस समय उस रात को जो है रोए थे कि मतलब मैंने ये क्यों दिया, इतना डिस्ट्रक्टिव ये जो बॉम्ब था वो था। आज भी हम देखते हैं, देखो 1945 में गिराया था और आज तक इसकी जो इसका प्रभाव है वो देखना पड़ रहा है। हालांकि ये तो एटॉमिक बॉम्ब थे, बाकी न्यूक्लियर बॉम्ब तो ऐसे थे कि वो जो है पूरी वर्ल्ड्स को जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो इतना जो है इसका इफ़ेक्ट होता है बहुत भारी। ओके, एनीवे हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, अभी तो इतना टाइम भी नहीं है। तो दिस सजेस्टेड यूएस एक्शंस, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, वॉट एवर द मोटिव जो भी हो, लेकिन एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द राइज ऑफ टू ग्लोबल पावर, ठीक है। मतलब टू न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज, हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन, सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट है वो ये है, अब उनकी जो एटॉमिक बॉम्ब थे ना, पिक्चर डिपिक्ट द डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय द ड्रॉप्स, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो यूएसए ने ड्रॉप की थी एटॉमिक बॉम्ब्स, उनका क्या इतना खामियाजा इतना बड़ा है। एंड नागासाकी ड्रॉप डाउन हिरोशिमा एंड नागासाकी, उनके कोड नेम क्या थे, वॉज लिटिल बॉय एंड नागासाकी का फैट मैन। Yet these bombs were very small and their destructive capacity, बॉम्ब्स बहुत स्मॉल थे लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव की कैपेसिटी है वो मेजर्ड इन किलोटन यील्ड एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो मैंने बताया बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यील्ड ऑफ लिटिल बॉय, अब इनकी जो कितने भारी थे वो देख लेते हैं। 15 से 21 किलो टन, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किलो टन्स की बात कर रहे हैं, तो 15 से 21 किलो टन्स के ये जो बम थे दोनों सिटीज़ पर गिराए गए। By the early 1950s, and the US and USSR were already making the nuclear weapons that had a yield between 10 to 15,000 किलोटन्स। अब देखिए ये तो 15 to 21 किलोटन्स है ओनली, और ये है 1000, 10 से 15,000 किलोटन्स के। तो वही है कि इन अदर वर्ड्स bombs were 1000 times more destructive than the bombs used in Hiroshima and Nagasaki, ठीक है।
तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो है वो निकल के आता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ पे है कि इसका मतलब क्या होता है। लॉजिक ऑफ डिटेंस। अब लॉजिक ऑफ डिटेंस का मतलब है कि यूएसए है एंड यूएसएसआर है, ठीक है। अब यूएसए जो है वो अगर इसके ऊपर एटॉमिक बम गिराता है, एटॉमिक न्यूक्लियर बम गिराता है, तो बेसिकली सही वही बात है कि जो यूएसएसआर है वो भी गोलियां या बंदूक तो बरसाएगा नहीं, उस पर भी यूएसए एंड यूएसए दोनों के मतलब टक्कर की फाइट होगी, ठीक है। टक्कर की फाइट होगी तो दोनों ही एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब पे अटैक होता है, तो वो भी अपोजिट वाला भी न्यूक्लियर वेपन से ही उस पर हमला करेगा, ठीक है। तो ये both sides have the capacity to retaliate against the attack and cause so much destruction either that can avert initial war, ठीक है। cold and hot war or relationship prevent war but not rivalry between powers। अब हम देख लेते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखता है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, ठीक है। वो आप एक बार पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या लिख रखा है इम्पोर्टेंट। अब इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, इसमें जो है पहला क्वेश्चन, दो पावर ब्लॉक कौन सी है, वही आपको पता है यूएसए एंड यूएसएसआर के जो अलायंस है उनके बारे में मेनली यहाँ पे बताया गया है। वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंसेस, स्टेट्स सपोज्ड टू रिमेन स्टेट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर्स टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट्स अलाइज। मतलब ये देख रखा है कि जो स्टेट है वो किसको जो है अपना वो देता है, मतलब सपोर्ट देता है। यदि किसी एक स्टेट पर गिरता है, ठीक है, कोई बम, तो उसको जो है मतलब कि सपोर्ट देने के लिए अपने अपने अलायंस बनाए थे। इस कंट्री को जोड़ दिया, इस कंट्री को जोड़ लिया, ठीक है। तो ये था इनके अलायंसेस। इसमें जो यहाँ पे है, यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ कि क्या लिख रखा है, दिस डिविजन हैपेंस फर्स्ट इन यूरोप। सबसे पहले जो है यूरोप के अंदर हुआ। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोस ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइंड द सोवियत यूनियन। ईस्ट के अंदर, ठीक है। अब ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट में जो है यूएसएसआर, सॉरी यूएसए, और ईस्ट के अंदर यूएसएसआर, ईस्ट के अंदर यूएसएसआर। अब कुछ जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी वो सोवियत कैंप के अंदर मिल गई, और जो वेस्ट के अंदर थी वो यूएसए के अंदर। दैट इज़ वाई दिस वर द कॉल्ड एज द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम तो याद रखना। अब जैसे ये है नेटो मेंबर्स, नेटो की हम जो है फुल फॉर्म वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर। अब जो नेटो मेंबर्स है ना वो येलो के अंदर है। जैसे स्पेन हो गया, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, नॉर्वे, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, ठीक है, वेस्ट जर्मनी, द हेग। तो ये सब जो है नेटो के मेंबर है। दूसरी बात जो वॉर्सो पैक्ट है ना उसके है मॉस्को। इसमें देख एक मिनट, सॉरी यूएसएसआर वॉर्स, इसमें क्या है, पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी है, यूगोस्लाविया है, ठीक है, हंगरी है, रोमेनिया, बुल्गारिया, ठीक है, ये सब है। और बस जो रेड के अंदर वॉर्सो पैक्ट है वो यूएसएसआर का है, और जो नेटो है वो यूएसए का, ठीक है। यहाँ पे यूएसए और जो यूएसएसआर। अदर कम्युनिस्ट नेशन, अदर मतलब जो इन दोनों के साथ ही नहीं मिलते थे, तो अदर यहाँ पे जो यूगोस्लेविया है, बेलग्रेड, वो यहाँ पे अदर है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें दिखाया गया फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड इसमें जो येलो कलर से है, तो येलो कलर से किसको है? येलो कलर मतलब कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब किसकी? यूएसए की। ये यूएसएसआर सेकंड वर्ल्ड,
ठीक है। जो रेड से है, येलो से कैपिटलिस्ट, यूएसएसआर इससे, रेड से, और मतलब ये है कि रेड कलर यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करता है, येलो कैपिटलिस्ट को, एंड देन जो ये ग्रीन कलर है ना, वो करता है थर्ड वर्ल्ड, जो कि नेम का है, नॉन सॉरी क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हाँ, जो ये कंट्रीज है ना, ये अभी भी इंडिपेंडेंट हुई थी, और ये दोनों ही कंट्री, ये मतलब दोनों के साथ ही नहीं मिलना चाहती थी, तो इनको हम नेम कहेंगे, थर्ड वर्ल्ड कहेंगे। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमें यहाँ पे मिलता है कि द वेस्टर्न अलायंसेज ऑफ फॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्गन। ठीक है, जो वेस्ट में थी, वेस्ट में कौन था, यूएसए। यूएसए ने क्या फॉर्म किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 के अंदर साइन हुआ, और ये जो एसोसिएट था 12 स्टेट्स, ठीक है, 12 स्टेट्स को मिलकर बनाया गया था नेटो। अब इसके यहाँ पर क्या मतलब दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो अलायंस है ये क्यों बनाए गए थे बेसिकली, वो यहाँ पे दे रखा है। दूसरा जो सोवियत यूनियन वॉर्सो पैक्ट था ना, वो लेड बाय द सोवियत यूनियन, और ये जो क्रिएटेड है वो हुआ 1955 के अंदर। प्रिंसिपल फंक्शन था काउंटर नेटो फोर्सेस इन यूरोप।